राम मंदिर के मुद्दे के हल होने के बाद अभी ये इस मुद्दे को वो ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इनके साथ में एक एटीएम के जैसा था। एटीएम यानी जब चाहें आप उसमें से वोट निकाल लीजिए, चुनाव में जीत के आ जाइए। तो अभी वो मुद्दा, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तब उनको दूसरे मुद्दे मजबूत करना है। तो दूसरे मुद्दे मजबूत करने के लिए उन्होंने लव जिहाद को चुना है। बहुत ज़रूरी सवाल है आज के माहौल में, क्योंकि एक ऐसा वातावरण खड़ा किया गया है कि लव जिहाद नाम की कोई प्रक्रिया है जिसमें मुसलमान नौजवानों को ट्रेन किया जाता है कि आप जाके हिंदू लड़कियों को आकृष्ट करो, उनसे शादी करो, उनका धर्मांतरण करो। अब इसकी सच्चाई ये है कि पिछले करीब 8-10 साल के पहले केरला फिर बेंगलोर से ये बात चालू हुई और लव जिहाद इस शब्द को बनाया गया। इसके पीछे वैसे देखा जाए तो दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं। लव बहुत प्यारा शब्द है, जिहाद भी बहुत प्यारा शब्द है। जिहाद जिसका मतलब होता है सच्चाई के लिए संघर्ष करना, लव जिसका मतलब होता है प्यार, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं। पर राजनीतिक रूप से इनको जोड़कर एक बहुत ख़तरनाक शब्द बनाने की कोशिश की गई। तो ये मिथ है, प्योर मिथक है, दिस टोटल मिथ। ये मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि केरला में एक डिप्टी कमिश्नर को ये टास्क दिया गया था कि आप ये इन्वेस्टिगेट करो कि लव जिहाद नाम की प्रक्रिया है क्या मुसलमान लड़के इस प्रकार से हिंदू लड़कियों को आकृष्ट करने के लिए करते हैं, क्या प्रयास, क्या उनका धर्मांतरण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो वो जो पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट थी वो पूरी निगेटिव थी। और तो और मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि अभी करीब 8-10 महीने पहले पार्लियामेंट के एक सवाल में होम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी ये कहा था कि लव जिहाद नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। एक हमारा समाज बहुधर्मीय डाइवर्स सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं। तो इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होना बहुत स्वाभाविक है। और कहीं कहीं ये केसेस होते हैं जहाँ की हिंदू लड़का मुसलमान लड़की, या इसका विरोध में मुसलमान लड़का हिंदू लड़की, इस प्रकार के प्रेम प्रसंग सामने आते हैं। इसकी संख्या अगर देखी जाए बहुत नगण्य, निग्लिजिबल है। 130 करोड़ के देश में कोई एक आध घटना इधर होती है उधर होती है, तो ये कोई बहुत बड़ा फेनोमेनन है ऐसा मुझे नहीं लगता। वैसे तो मैं इसके उलट जाके कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ समाज में, इन ए हेल्दी सोसाइटी, इंटरफेथ मैरिज ये स्वाभाविक नेचुरल है। मैं एक वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कई वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ 40% के आसपास शादियाँ ये इंटरफेथ होती हैं। शादियों को लव जिहाद के नाम पे जो बदनाम किया जा रहा है, उसमें पहली बात यह है कि इसका कोई डेफिनेट प्रमाण सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। दूसरा, ऐसा कितने लोग होते होंगे जो इस प्रकार की शादियों में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्योरली दिस इज़ ए मिथ, ये मिथक है और इसको राजनीतिक उद्देश्य से राजनीतिक ताकतों ने बनाया है और इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे, राइट्स जो 2013 में हुए, उसमें भी इसी बात पे दंगे फैलाए गए कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को छेड़ रहा है। तो ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक मिथक है। इट्स ए प्योर पॉलिटिकल मिथ, और जिसका निशाना होता है मुसलमान नौजवानों को, उसके आधार पे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट बनाना और उसका दूसरे जो भी उनका राजनीतिक एजेंडा है वो भी हमको देखने को मिलेगा। दूसरा, एक हादिया नाम का केस हुआ था और हादिया के केस में कि जो अखिला नाम की लड़की थी, अखिला, उसका एक मुस्लिम युवक से प्रेम हो गया, उसने शादी की, धर्मांतरण किया, बाद में उसका नाम हादिया हो गया। उसके पिता की शिकायत पे उसकी कस्टडी को उसके माँ बाप को दी गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में लड़की ने बयान दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली
आउट ऑफ माई ओन विश आई हैव मैरिड दिस मुस्लिम मैन। तो उसमें ये मिथ है, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। देखिए, वैसे तो अगर हम इस मुद्दे को देखते हैं तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को दबाने की कोशिश पिछले कई साल से हो रही है, और इसमें मैं ज़्यादा दोष कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उसको मैं उसका दोष दूंगा। और लव जिहाद से जो हुआ है उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी की अगर आप रिपोर्ट देखिए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई। उसने निश्चित रूप से बताया कि मुस्लिम्स के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालात हैं वो पहले से बिगड़ रहे हैं। अब ये लव जिहाद के नाम पे जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया, उसमें आप देखिए कि अभी यूपी में एक कपल को ऐसे पकड़ा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। लोग अपने आप का वो सैफरन भगवे रंग का मफलर पहन लेते हैं, ये कपड़ा पहन लेते हैं, बजरंग दल का बोलते हैं या कोई ऐसी हिंदू संगठन बोलते हैं, और जाके कपल्स को जो दंपति रहते हैं, प्रेमी युगल रहते हैं, उनके साथ बहुत बदसलूकी से व्यवहार करते हैं। अब कल तो यहाँ तक हुआ कि ऐसा खबर है कि जिस लड़की के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने गलत तरीके से उसको सवाल जवाब पूछे, उसको आतंकित किया, उसको डराया, तो उसके कारण उसका गर्भपात हो गया, ऐसी खबर है। अब इससे तो जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वैसे ही मुस्लिम समाज देश में बहुत डरा हुआ है। डरा हुआ इसलिए है कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें मारे जाने वालों में करीब 80% के आसपास मुसलमान होते हैं। आर्थिक तरीके से सच्चर कमेटी ने बताया कि उनके हालात कितने ख़राब हो गए हैं। तो ये लव जिहाद इसी दिशा में एक और हथियार है। जो सांप्रदायिक ताकतें एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहती हैं, वो हमेशा एक टारगेट बनाना चाहती हैं। कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी ईसाइयों को ख़ास तौर से टारगेट बनाना चाहती हैं। आप उनका पूरा एजेंडा देखिए, उनके पूरे एजेंडे में जो निशाना बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, वो अल्पसंख्यकों को या दलितों को बनाते हैं। जैसे आप पहले देखेंगे तो काऊ, बीफ, लिंचिंग हुई थी, तो लिंचिंग में ऐसा लगा था कि भाई ये उसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, पर आपको सुन के हैरानी होगी कि बीफ खाने वालों में यहाँ के आदिवासी भी हैं, यहाँ के क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ के दूसरे समाज के तबके भी हैं, गाय के ऊपर काम करने वाले दलित भी हैं। तो इन सब को उसमें टारगेट किया गया। पर लव जिहाद निश्चित रूप से केवल मुसलमान समाज के नौजवानों को आतंकित करने के लिए, डराने के लिए, परेशान करने के लिए ये उसका एक एजेंडा किया गया है। और गहरी बात यह है कि धर्म के नाम की राजनीति, जिसका धर्म की नैतिकता, मॉरलिटी से कोई संबंध नहीं होता, वो धर्म के नाम की राजनीति एक धर्म के लोगों को मजबूत करना चाहती है, पोलराइज करना चाहती है, दूसरे धर्म के लोगों का डर दिखा के। अब क्या डर दिखा रहे हैं कि भाई मुसलमान नौजवान हिंदू लड़कियों को लेके भाग जाएगा, हिंदुओं में कन्वर्शन हो जाएगा, हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। अब ये देखिए, पिछले 70 साल से जो भारत आज़ाद हुआ है, भारत में जिन लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, या तो आप उनको धर्म के आधार पर देख सकते हैं, या आप उनको देख सकते हैं कि ज़्यादातर जिनमें गरीबी ज़्यादा है, बेकारी ज़्यादा है, उन लोगों के परिवार बड़े होते हैं। तो अब ये लव जिहाद के टूल के कारण तो एक तरीके से जो समाज में क्रूएल्टी से दूसरों की तरफ पेश आते हैं, उसकी संख्या बढ़ सकती है, और इसका निशाना मुसलमान नौजवान रहेंगे। अब मुसलमान नौजवान रहेंगे तो दिखेगा, पर उसी के साथ साथ जो लड़की उनसे प्रेम करती है, अब ये प्रेम का रास्ता तो बायलैटरल होता है, ये दोहरा होता है। अगर आप लड़के को परेशान कर रहे हैं तो लड़की भी तकलीफ़ में आएगी। तो निश्चित रूप से ये एक सोची समझी योजना है, और इस सोची समझी योजना के तहत जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उन जगहों पर इनकी प्रक्रियाओं को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को डराने का एक और साधन ढूंढ लिया है। राम मंदिर का मुद्दा इनके साथ में एक एटीएम के जैसा था। एटीएम यानी जब चाहें आप उसमें से वोट निकाल लीजिए, चुनाव में जीत के आ जाइए। तो अभी वो मुद्दा, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन कर दिया, तब उनको दूसरे मुद्दे मजबूत करना है। तो दूसरे मुद्दे मजबूत करने के लिए उन्होंने लव जिहाद को चुना है। राम मंदिर के मुद्दे के हल होने के बाद अभी ये इस मुद्दे को वो ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। देखिए, इवन लिंचिंग में ये जो विजिलेंटे ग्रुप जो होते हैं, जिनसे मेरे को एक्चुअली कई बार सहानुभूति भी होती है कि बेचारे वो भी बेकार लोग रहते हैं, उनका कुछ ज़िंदगी में ज़्यादा मकसद नहीं रहता, तो उनका ब्रेन वॉश करके लगाया जाता है और उनको एक प्रकार से राजनीतिक प्रोटेक्शन, राजनीतिक संरक्षण होता है। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों किसी में हिम्मत आती है कि जाके किसी बेगुनाह को मारे, किसी बेगुनाह को पकड़े, अखलाक को मारे? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो राजनीतिक ताकत सत्ता में है वो हमें बचाएगी, वो हमारे साथ है, वो हमारे प्रेरित करती है। और फिर उनको लगाया जाता है कि आप ये जो काम कर रहे हो बहुत महान है, ये हमारे धर्म की रक्षा हो रही है। अब धर्म की रक्षा तो केवल प्यार मोहब्बत से होती है। प्यार मोहब्बत के सिवा धर्म का और ज़्यादा रोल नफ़रत फैलाने में कभी नहीं होता। पर इसमें जो विजिलेंटे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि उनके विचारों के और प्रॉब्लम होते हैं, तो वो इस पे आगे चल जाते हैं। मैं अभी यूपी का वो केस देख रहा था जिसमें वो एक विजिलेंटे ग्रुप, अब उसमें देखिए 2-4 बोल्ड बहादुरी से, जो बहादुरी वो कब दिखाते हैं? कमज़ोरों के सामने। एक कपल फंस गया, बेचारा मजबूर है, 15-20 नौजवान आके उसको घेर देंगे तो बड़ी बहादुरी से बोलेंगे आपके पेपर कहाँ हैं, कानून ये है, कानून वो है। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? उनको पता है कि वो पुलिस नहीं है, उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति से इस प्रकार की बातचीत करना, उनको डराना धमकाना, ये एक अपराध है, उनको ये पता है। पर वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला होता है। और इसलिए ऐसा लगता है कि अभी लव जिहाद के मामले में कुछ ग्रुप्स को ऐसा पता चल गया है कि भाई अपना निशान, अगला टारगेट ये लव जिहाद का मामला है, तो इसलिए इसमें वो आ गए हैं। तो बड़े दुख के साथ मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो कानून व्यवस्था है, जो नियम है, उसको साइड में रख के इस प्रकार के ग्रुप्स को अनलीश कर दिया जाता है। और वो ग्रुप्स फिर बाद में जिस प्रकार से दादागिरी से, और एक शब्द अच्छा तो नहीं है, पर एक थोड़ा बॉर्डरिंग ऑन गुंडाइज़म तक वो जाते हैं और अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी बेचारे कमज़ोर कपल के सामने वो दिखाते हैं। तो ये क्योंकि अगर आप देखें तो नीचे से लेके ऊपर तक इस प्रकार की यंत्रणा बनी हुई है और इसमें पुलिस का रोल बहुत ख़तरनाक है। अब देखिए, अब ये लोग जब आते हैं तो सरल बात है कि पुलिस इनको रोक सकती है। कई बार तो पिछली बार जैसे आप काऊ बीफ के बारे में मैं आपको बताऊं, ऊना में जो घटना हुई थी वो पुलिस स्टेशन के बहुत करीब हुई थी। यानी पुलिस अगर सतर्क होती तो वैसी घटनाओं को रोक सकती थी। अभी भी पुलिस को बराबर पता है कहाँ ग्रुप्स हैं, कहाँ ग्रुप्स नहीं हैं, उनको रोक सकती है। पर पुलिस को भी ऐसे ही उस ऊपर से आदेश आते हैं कि हाँ भाई, ये जो लोग इस प्रकार की चीज़ करते हैं उनको चलने दो। कहीं तो भी एक छुपा हुआ संदेश, राइटिंग में ऑर्डर तो नहीं आते होंगे, पर एक मैसेज पुलिस यंत्रणा को भी मिल जाता है, एक मैसेज, एक संदेश इन ग्रुप्स को भी मिल जाता है, जिसके कारण ये अपनी कानूनी सीमाओं को लांघकर, क्रॉसिंग द लीगल लिमिट्स, दे ट्राई टू अटैक, दे ट्राई टू इंटिमिडेट, दे ट्राई टू फ्राइटन। तो अपनी कानूनी सीमाओं को छोड़कर वो इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं और उनको इस प्रकार से बिहेवियर, उनके साथ व्यवहार करते हैं जो पूरी तौर से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है। ये आपराधिक चीज़ें हैं, पर अपराध को बढ़ावा देना ये संस्था की तरफ से हो रहा है और ये सुनियोजित प्लान तरीके से हो रहा है। राजनीतिक पार्टी, फिर पुलिस प्रशासन और फिर आगे की जो व्यवस्थाएं हैं उनका एक प्रकार से पार्शियलिटी, वो पार्टिसनशिप जो है उनकी, वो उनके मन में भी, पुलिस यंत्रणा के भी कई लोगों में
मुसलमानों के खिलाफ कई पिछले सालों से नफ़रत भर दी गई है। तो ऐसे समय में वो भूल जाते हैं कि वो वर्दी में हैं और वो अपना ज़्यादातर रोल एक हिंदू के रूप में देखते हैं और ऐसे रूप में देखते हैं कि ये हिंदू लड़की गई तो ये हमारे समाज का एक बड़ा नुकसान होगा। तो इस प्रकार से आपकी सवाल सही है कि जैसे काउ विजिलेंटिज़म में हुआ था, उसी प्रकार से लव जिहाद के चारों तरफ भी विजिलेंटिज़म होने की संभावना है। इस प्रकार का डेटा होम मिनिस्टर ने तो कहा, होम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। क्योंकि देखिए, शादियां एक होती हैं, मौलवी साहब कराते हैं या पंडित जी कराते हैं, या वो रजिस्टर्ड मैरिजेस होते हैं। अब ये रजिस्टर्ड मैरिजेस में आगे जाकर अगर आप अभी भी स्क्रीनिंग कीजिए तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंटरफेथ मैरिजेस इंडिया में बहुत कम हैं। मैं आपको इसके आगे जाके कहना चाहूँगा किसी देश में कितनी एकता है वो इंटरफेथ मैरिजेस के नंबर से होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि समाज में जितनी आपको फ्रीडम है तो मेल जोल है, मेल जोल है तो दोस्ती है, और दोस्ती है तो उसकी परिणति शादी में, साथ रहने में ये होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोई ऑफिशियल डेटा आज तक नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया केवल दो डेटा आए थे, एक तो वो जो पुलिस कमिश्नर साहब केरला की रिपोर्ट, और दूसरी ये होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा कोई डेटा रिलीज़ नहीं है कि कितनी हिंदू लड़कियों को ये मुसलमान बनाया गया, कितनी हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी की। ऐसे मोटे तौर पे जो खास प्रोमिनेंट लोग हैं उनके बारे में दिखता है। जैसे हमारी फिल्मी जगत में सुनील दत्त जी थे तो नरगिस जी का नाम याद रहेगा, या हमारे शाहरुख खान या आमिर खान, उनकी हिंदू पत्नियों का नाम रहेगा। और वो कितना स्वाभाविक है, उनके कैसे संबंध है, ये देखकर भी हम लोग थोड़ा समाज में सीखना चाहिए कि दिस इज़ सो नेचुरल। एक खुले समाज में अलग जातियों के बीच में मेल जोल, अलग धर्मों के बीच में मेल जोल, यही तो उसका ये है। अब उसका डेटा मुझे तो लगता है ऐसा डेटा रखना भी नहीं चाहिए। आपका जो मज़हब है, आपका मज़हब है, बीवी का मज़हब है, बीवी का मज़हब है, वो धर्म के आधार पे समाज में चलना चाहिए। पर आपका यहाँ तक सवाल है, ये जो लव जिहाद की कैंपेन लॉन्च की गई है, ये किसी डेटा के आधार पे नहीं की गई। इनको ये पता है कि इसके आधार पे हम हिंदुओं को डरा सकते हैं। और दूसरा कारण मैं आपके किसी सवाल में जवाब दूंगा कि ये केवल मुसलमान नौजवानों को तकलीफ़ देने की, तंग करने की योजना नहीं है। इसी के साथ साथ इसकी एक दूसरी योजना है, और दूसरी योजना ये है, वो है हिंदू लड़कियों पर कंट्रोल, नियंत्रण रखना। लड़कियां माँ बाप के नियंत्रण में रहें, अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी न जिए। जो एक पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी का नियम होता है वो उसके पीछे चल रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति हो, मुस्लिम राष्ट्रवाद की राजनीति हो, बुद्ध धर्म के नाम की राजनीति हो, या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, ये सब पितृसत्तात्मक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। दे बिलीव इन पैट्रियार्कल वैल्यूज़। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि स्त्री पूरी तौर से पुरुषों के नियंत्रण में रहेगी। इसलिए एक तरफ ये लव जिहाद उनकी बहुत चालाक कदम है। एक तरफ से मुसलमानों को बदनाम करो, दूसरी तरफ से जो हिंदू लड़कियां हैं उनके जीवन पर नियंत्रण रखो। तो वो इसलिए इसका डेटा तो कोई है नहीं। ये एक सोची समझी चाल है कि अगर हम इस बात को चलाएंगे तो हिंदुओं में ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। और डेटा की जगह एक बात और बता दूं कि ये सांप्रदायिक राजनीति, धर्म के आवरण में चलने वाली राजनीति, ये मेजॉरिटी के लोगों को एक संदेश देती है, डराती है कि ये जो छोटे 12-14% माइनॉरिटी है ये तुम्हारे लिए खतरा है। अब ये बात तो कभी सच है ही नहीं, पर ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट करते हैं ये 12-14% मुसलमान, ये पूरे 84% हिंदुओं के लिए खतरा है। और ये उसके चलते हुए एक चाल है जिसके पीछे डेटा वेटा का उनको कुछ लेना देना है नहीं, ना डेटा है, ना डेटा से उनको कोई लेना देना नहीं है।
तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा संविधान ये हमें अधिकार देता है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब मैं अपने धर्म का पालन कर सकता हूँ, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता हूँ और लोगों के बीच में अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। और फ्रीडम जो हमारा सबसे पहले हमारे संविधान में जो 4 शब्द मुख्य हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये जो उसमें है, उसमें फ्रीडम में ये भी है कि मैं किस प्रकार के अपने समाज में जीता हूँ, उसकी मुझे आज़ादी है। और किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करता हूँ, उसकी भी पूरी आज़ादी है। तो ये लव जिहाद टाइप की जो कैंपेन्स हैं वो इसके पूरा खिलाफ हैं। पर मेरा विश्वास है कि जहाँ तक भारत के संविधान का सवाल है, इंटरफेथ मैरिज को बैन करना लव जिहाद के नाम पर, यानी अंतरधर्मीय विवाह को रोकना, ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। और तब तक तो हमें इस कानून के नाम पर बजरंग दल और बाकी संस्थाएं समाज में कितना कहर ढाएंगे वो भी हम नहीं जानते। पर उसका एक उदाहरण हमको यूपी में दिख रहा है। लगातार बार इसी प्रकार के उदाहरण, इसी प्रकार की चीज़ें यूपी में देखने को मिल रही हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है कि ये हमारे लिबर्टी और रिलीजियस फ्रीडम, मेरा विश्वास है कि ये दोनों हमारे लिबर्टी और धार्मिक स्वतंत्रता के पूरे खिलाफ हैं। हमारा कोई भी लोकतंत्र हम तभी कह सकते हैं जब हमें धर्म की आज़ादी है। जिस धर्म में पैदा हुआ वही धर्म मानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। धर्म मानना या नास्तिक होना वो भी मेरा अधिकार है। आप ख्याल रखिएगा, नास्तिकता को लोग तो बड़े ख़राब तरीके से देखते हैं, पर शहीद भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश के लिए पूरा सबसे बड़ा बलिदान दिया, वो नास्तिक थे। पर उसका मतलब ये नहीं है कि धर्म का आदर नहीं करते थे। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो हमारे संविधान में पूरा हमको अधिकार मिलता है कि हम आज़ादी से जिएं, जिन लोगों के साथ चाहें दोस्ती बढ़ाएं, शादी करें और जिस धर्म का चाहें अपने तरीके से पालन करें। हाँ, पर एक है, धर्म के मामले में और संबंधों के मामले में ज़बरदस्ती स्वीकार्य नहीं है। फोर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ज़बरदस्ती से आपके ऊपर अपना धर्म नहीं ला सकता। मैं ज़बरदस्ती से आपके ऊपर मेरा रिलेशनशिप, मेरा संबंध नहीं ला सकता। तो उसको अगर छोड़ा जाए तो जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद पूरी तौर से हमारे संविधान के स्पिरिट, हमारे संविधान की आत्मा के खिलाफ है। पूरी तौर से जो सिद्धांत संविधान में दिए हैं उसको पूरी तौर से तोड़ता मरोड़ता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। और मुझे आश्चर्य ये है कि इतनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रकार के कानून ला रहे हैं, तो हमारे बड़े लीगल एक्सपर्ट्स इनके खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, पीआईएल दायर करना, ये हमारा इसके बारे में कदम चल रहे होंगे, क्योंकि कानून तो अभी आए हैं। मेरा पूरा विश्वास है अगर निष्पक्षता से इस बात को लिया जाए तो ये हमारे संविधान के मूल्यों में लव जिहाद जैसे फिनोमेनन एक्सेप्टेबल नहीं है। लव जिहाद के नाम पे जो हो रहा है वो हमारे संविधान को एक्सेप्टेबल नहीं है। मोटे तौर पे हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो सिद्धांत थे ये उसके पूरी तौर से विरोध में है। इसलिए मेरी समझ जो है उसके हिसाब से ये लव जिहाद के नाम पे जो लोगों को डराना, मारपीट करना, धमकाना, लोगों को रोकना, ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से जजमेंट दिया वो काफ़ी एक सराहनीय जजमेंट था, जो सही जजमेंट था। और उसी रास्ते पर आगे भी हमारे कोर्ट्स चलेंगे और ऐसे कानून जो अंतरधर्मीय विवाह को रोकते हैं उन पर एक बंदी लाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।